गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आदित्य चौधरी आपका आदित्य मैजिक क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा आपको मालूम है 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है परीक्षा का महाकुंभ, जहां होगी परख आपकी तैयारी की। मुझे आशा है कि आपकी तैयारी जोरदार तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी को धार देने के लिए मैं लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बड़ा सीरीज, जिसमें मैं बता दूं आपको साइंस की कुल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें 7 फिजिक्स के, 6 केमिस्ट्री के और 7 बायोलॉजी के होंगे। और मैं इसी क्रम में लेकर आया हूं फिजिक्स के 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन पहला है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। ऑप्शन 1 है केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, या इनमें से सभी। तो गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। जैसा कि मुझे मालूम रुझान साउंड चल रहा है कि मैक्सिमम ने जवाब दिया है ऑप्शन डी, इनमें से सही। तो बिल्कुल राइट जवाब है इनमें से सही। बधाई के पात्र हैं आप। इनमें से सही बिल्कुल राइट आंसर है। प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं सभी प्रकार के दर्पणों के लिए सत्य होते हैं। ठीक है, पहले आइए हम जानते हैं कि परावर्तन क्या होता है। देखिए, शॉर्ट टाइम बताऊंगा मैं आपको। परावर्तन मतलब क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलकर चिकने तल से टकराती हैं तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, ये परावर्तन हो गया। परावर्तन के नियम हम जानते हैं। परावर्तन के नियम के बारे में जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये मान लीजिए कोई तल है और आपतित जो किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु, और जो टकरा के लौट गई उसे कहते हैं परावर्तित किरण। ये तीनों क्या है, कई तल में है। यह है आपतित किरण, आपतित किरण। ये क्या है, परावर्तित किरण। और ये क्या है, अभिलंब। और ये आपका है आपतन बिंदु। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्लियर। ये रूल नंबर क्या था, 1 था। रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 ये है कि जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए, अभिलंब और आपतित करके जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। इसको मैं दिखाता हूं आई से। और अभिलंब और परावर्तित करके जो कोण बनता है उसे मैं क्या कहता हूं, परावर्तित कोण, जिसको मैं दिखाता हूं आर से। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि एंगल आई जो होती है एंगल आर के इक्वल होती है। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन ए और सी दोनों द्वारा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देख रहा हूं, देखिए हम बता दें इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वो आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको, ध्यान समझिएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा क्या होता है ना। क्वेश्चन 2 है, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है और सदैव क्या बनता है, सदैव वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, आभासी व सीधा बनता है। ठीक है। दूसरी बात ये क्या होता है, ये इसकी एक और बात है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है ध्रुव और फोकस के बीच में बनती है। ध्रुव व फोकस के बीच में बनती है। ठीक है, यहां से आपके और भी क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो आपका उसमें आप देखिएगा वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा होगा, तो वो आपके राइट आंसर होंगे। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है उत्तल दर्पण का से बना प्रतिबिंब किसके बीच में होगा, तो उसका आंसर होगा ध्रुव और फोकस बीच में। मैं बात कर रहा हूं अवतल दर्पण में।
तो सुनिएगा, अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में क्या होता है? इससे जो बना प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से बड़ा बनता है, काल्पनिक बनता है, वस्तु से बड़ा, सुनिए, वस्तु से बड़ा, छोटा, वास्तविक व आभासी, वास्तविक व आभासी, मतलब इससे जो बड़ा प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, साथ में वास्तविक और आभासी भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था वस्तु का आवर्धित व काल्पनिक। आवर्धित मतलब क्या होता है? बड़ा। मतलब क्या होता है? बड़ा। यानी कि वस्तु से बड़ा कौन बनेगा? जहां बड़ा आएगा तुरंत हम मारेंगे अवतल दर्पण पे। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई है। ऑप्शन एक है वोल्ट, दूसरा है वाट, तीसरा जूल, चौथा क्या है? कूलम। इसका राइट आंसर है वाट। वाट जो है शक्ति का इकाई है, मात्रक है, जबकि वोल्ट किसका है? विभव या विभवांतर का, जूल कार्य या ऊर्जा का, और कूलम विद्युत आवेश का होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, वोल्ट विभव या विभवांतर का होता है, वाट विद्युत शक्ति का होता है, जूल कार्य या ऊर्जा का होता है, और कूलम विद्युत आवेश का होता है। देखिए, विद्युत शक्ति की जो इकाई है, विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो क्या होती है? वाट होती है, या एक और होती है वोल्ट एम्पियर। ध्यान रखिएगा, वोल्ट एम्पियर भी जो होती है इसकी इकाई होती है, वाट या वोल्ट एम्पियर होती है। क्लियर है? और बाकी आप जान ही रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है, और क्वेश्चन लिखा है अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है चालक, अर्धचालक, अतिचालक या विद्युत रोधी। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है विद्युत रोधी, ऑप्शन डी। आइए हम जानते हैं चालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, विद्युत रोधी क्या होती है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं। और जो सबसे अच्छा चालक होता है वो कौन सा होता है? चांदी। चांदी जो है सबसे अच्छा चालक पदार्थ होता है। उसके अलावा सोना, कॉपर, है ना, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं इत्यादि। हम बात करते हैं अर्धचालक के बारे में। तो स्टूडेंट्स बता दें आपको, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो प्रारंभ में कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, किंतु उसमें कुछ शुद्धियां मिलाने पर वे चालक की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर दें, तो वो क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। जैसे अर्धचालक में सबसे बेस्ट है सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि, है ना, इत्यादि और बहुत सारे हैं। हम बात कर रहे हैं अतिचालक। देखिए, अतिचालक मतलब एक ऐसा पदार्थ होता है ना, सुपर कंडक्टर कहते हैं, मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसमें प्रतिरोध की मात्रा बिल्कुल नगण्य हो जाए, शून्य हो जाए, ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पदार्थ को हम जो है अतिचालक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से ना हो, प्रवाह ना हो, उसे हम कहते हैं विद्युत रोधी। विद्युत रोधी देखिएगा, विद्युत रोधी जैसे आपके हो गए कागज और रबर, है ना, प्लास्टिक इत्यादि, है ना, इत्यादि और बहुत सारे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, तो उसके नेत्र में कौन सा दोष है? दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, चिरा दृष्टि दोष, या ये सभी? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। दूर स्थित वस्तु को देखने में असमर्थ है ना। देखिए, दोष, नेत्र में जो दोष होता है, दोष का मतलब ये होता है कि जब स्पष्ट की न्यूनतम को देखने के लिए आपको प्रकाशिक यंत्र की आवश्यकता आ जाए, तो समझिए आपकी आंखों में दोष है। और दोष जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं,
मतलब मुख्यतः होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष। आइए हम देखते हैं दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है। दूर दृष्टि दोष का मतलब यह होता है कि ऐसा दोष जिसमें इस दोष में क्या होता है कि दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट तो देख सकते हैं, लेकिन निकट स्थित वस्तुओं को हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। इसे मैं बोलता हूं दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। और इस ऐसे दोष को निवारण के लिए हम उचित फोकस दूरी का क्या लेते हैं, उत्तल लेंस का हम यूज करते हैं इसके निवारण के लिए। क्लियर है। दूसरा होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट तो दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे इसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और मेरे क्वेश्चन का जवाब भी यही है, निकट दृष्टि दोष। तो ये बोला गया है कि दूर की वस्तुओं को देखने में असमर्थ है, यानी कि निकट का वो देख ले रहा है लेकिन दूर का नहीं देख पा रहा है, इसलिए दोष कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस। क्लियर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि अवतल दर्पण में जो दिया हुआ है वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा है, तो इसकी स्थिति कहां पे होगी, ध्रुव और फोकस के बीच में। कहां पे होगी, ध्रुव और फोकस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुना कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा कितनी गुनी हो जाएगी। ध्यान सुनिएगा, विद्युत केतली में प्रवाहित धारा की मात्रा 3 गुनी कर दिया जाता है। देखिए स्टूडेंट, मैं बता दूं उसको, ये देखिएगा 7वां क्वेश्चन है। मैं जानता हूं H स्क्वायर टू क्या होता है, I स्क्वायर RT, है ना। यानी जो धारा होती है I स्क्वायर RT के बराबर होती है, मतलब उसमें जो होती है I स्क्वायर RT बार होती है। अगर मैं इन दोनों में रिलेशन निकालूं तो क्या होगा, H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर के। क्लियर है। अब क्वेश्चन बोला है कि धारा को 3 गुनी कर दिया जाए। अगर धारा क्या हो जाए, ये जो I है वो 3I हो जाए, है ना। यदि जो I हो जाए कितना हो जाए, 3I हो जाए, तो क्या होगा, तो देखिए H स्क्वायर हो जाएगा 3I स्क्वायर, यानी कि H स्क्वायर टू हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 9I स्क्वायर। इट मींस ये हुआ कि जो उष्मा है ना, जो उष्मा है वो कितनी गुनी हो जाएगी, अब 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और साथ साथ मैं भी कहना चाहूंगा कि आज नए वर्ष का पहला दिन है, तो आपका नए वर्ष की आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।